तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 विषय अर्थशास्त्र पेपर का फुल सोल्यूशन लेके आ चुके हैं जो कि सेट बी का है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में 4 अंतर लिखना है। अब आपको जो व्यष्टि और अर्थशास्त्र में है तो इसमें 4 अंतर आप सभी को लिखना है। तो हम आप सभी को 4 अंतर बता दे रहे हैं कि पहले देख लीजिए। पहले अंतर, एक आपको पैराग्राफ में लाइन खींच लेना है। पहले तरफ आधार लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र और तीसरे तरफ समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहले में देख लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आय, मजदूरियां, व्यक्तिगत उत्पादन। और जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आपको लिखना है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक बृहद इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा उद्देश्य। तो इसका जो है तो दूसरा देख लीजिए, इसका उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम अवघटन है। और अब देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ आपको लिख लेना है कि इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्व रोजगार एवं विकास में है। अब देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा पॉइंट इसका देख लीजिए आप, जो कि आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरफ लिखना है, इसके मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति है। इसके मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति है। अब आपको समष्टि अर्थशास्त्र तरफ लिखना है कि इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति है। यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र तरफ आपको लिख लेना है कि इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे आपको देख लेने हैं समरूप वस्तुएं। तो अब आपको समरूप वस्तुएं क्या है तो आप डिटेल में समझ लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी विक्रेता लगभग समान या समरूप इकाइयां बेचते हैं। उनमें रूप, रंग, गुण या किस्म में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता है। अब जो समरूप वस्तुएं हैं, इसमें विक्रेता लगभग समान रूप इकाइयां बेचते हैं। इसमें कोई भी रंग रूप नहीं होता है, एक ही समान होता है। कोई भी चीज में, कोई भी वस्तु एक ही समान होता है समरूप वस्तुएं में। अब देख लेते हैं चौथा, जो कि यहाँ पे लिखा है पूर्ण गतिशीलता में हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु बाजार एवं साधन बाजार में पूर्ण गतिशील पाई जाती है। उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। एक क्रेता उसी फर्म से वस्तुएं खरीदेगा जहां से वे सस्ती मिलेगी। अब विक्रेता उसी फर्म से कोई भी वस्तु खरीदेगा जहां उसे सस्ती सामान मिलती है, सस्ती। अब आगे देख लीजिए, जो कि प्रश्न क्रमांक 15। तो अब प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला, पर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े। अब पर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े का जो है तो हम डिटेल कर लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या दोहरी गणना की होती है। जैसे कपास की गणना कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्र में कर दिया जाता है तथा आंकड़े पर्याप्त व अशुद्ध होते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं इसका, जो कि क्षेत्रीय विविधता। अब क्षेत्रीय विविधता की डिटेल कर लेते हैं, जो कि इसमें लिखा है भारत एवं विशाल देश होने के कारण इनमें विविधता पाई जाती है। अब इसका देख लीजिए, भारत एक विशाल देश होने के कारण भी इसमें विविधता पाई जाती है। यहाँ एक क्षेत्र काफी विकसित है तो दूसरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जैसे कि कृषि क्षेत्र। अब यहाँ पे एक क्षेत्र काफी विकसित है, लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरा क्षेत्र है वो पिछड़े वर्ग में आता है, यानी बहुत पीछे है। जैसा कि इसमें एक है कि कृषि। अब कृषि जो है तो बहुत पिछड़ा वर्ग में है, पिछड़ा है। अब आगे देख लीजिए आपको तीसरा।
तो तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अशिक्षित, अशिक्षा। अब अशिक्षा का हम देख लेते हैं डिटेल कि भारत के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने के कारण उनमें अंधविकास होता है, अंधविश्वास होता है, जिससे ये लोग को सही जानकारी नहीं दे पाते। अब देखिए अशिक्षा में भारत के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, लेकिन अशिक्षित होने के कारण भी उनमें अंधविश्वास होता है, जिससे ये लोगों को सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। अब आगे देख लीजिए जो कि चौथा है अमौद्रिक क्षेत्र। अब आप सोच रहे हो कि अमौद्रिक क्षेत्र क्या है, तो अमौद्रिक क्षेत्र हम आपको बता देते हैं कि भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के आधार पर नहीं होता। अब जैसे कि भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के आधार पर नहीं होता है, बल्कि जिससे राष्ट्रीय आय की गणना सही से ना हो पाती है। अब आगे देख लीजिए, अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो आपको अथवा का उत्तर है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण। अब एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण आपको लिखना है, तो पहला हो जाएगा सामान्य स्वीकृति। अब सामान्य स्वीकृत क्या है, तो इसका देख लेते हैं। अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि उसे लोग स्वीकार करें। अब अच्छी मुद्रा के लिए, यानी अच्छी मुद्रा के लिए लोग इसे स्वीकार करें। अब दूसरा टिकाऊपन। अब टिकाऊपन, अच्छा मुद्रा के टिकाऊपन का गुण होनी चाहिए। अच्छी मुद्रा में टिकाऊ का गुण होना चाहिए, लेकिन मुद्रा ऐसे पदार्थ से बनाई जाती है। अब मुद्रा ऐसे पदार्थ से बनाई जाती है जो शीघ्र नष्ट न हो। अब आगे देख लेते हैं इसी का तीसरा जो कि है वहनीयता। अब वहनीयता अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण, अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह वजन में हल्की होती है, यह वजन में हल्की होती है। अब एक अच्छी मुद्रा का गुण यह भी है कि वो वजन में बहुत ही हल्की होती है। अब चौथा देख लेते हैं एक रूपता। अब आप सोच रहे एक रूपता हम आपको बता दें कि अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि एक मूल्य की मुद्रा एक ही आकार पर ही हो। अब एक रूप मुद्रा, अब अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक यह है कि जब एक मुद्रा एक ही आकार प्रदान करती है, एक ही आकार की मुद्रा एक रूपता कहलाती है। अब यहाँ पे हम आपको प्रश्न क्रमांक 17 की ओर ले चलते हैं, जो कि 17 का जो उत्तर है, तो इसको देख लेते हैं। बजट के उद्देश्य। अब आपको लिखना है बजट के उद्देश्य। तो बजट के उद्देश्य में पहला आपको लिखना है भावी विकास। अब इसमें भावी विकास, तो भावी विकास में आपको लिख लेना है कि बजट का उद्देश्य भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना होता है। अब बजट का उद्देश्य जो है भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अब दूसरा देख लेते हैं, जो कि संसाधनों का पुनः अवगठन। अब संसाधनों का पुनः अवगठन आपको देख लेना है कि कई बार बेरोजगारी शक्तियां संसाधनों के कुशलतम अवगठन में विफल होती है। अब कई बार बेरोजगारी जो है तो संसाधनों के कुशलतम अवगठन में विफल हो जाती है। तो बजट संसाधनों का जो कुशल अवगठन करती है। अब इसी का तीसरा देख लेते हैं कि आय व्यय का अनुमान लगाना। अब आय और व्यय का अनुमान लगाना, तो इसका हो जाएगा बजट के आधार पर देश की कुल आय व व्यय का अनुमान लगाया जाता है। अब बजट के आधार पर देश का कुल आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ अब चौथे नंबर का देख लेते हैं कि आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। अब आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण में देख लेते हैं। सरकार बजट के माध्यम से, जो सरकार है बजट के माध्यम से देश की आय एवं संपत्ति की विषमता को कम करने के लिए पुनः
वितरण का प्रयास करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर पेपर का सॉल्यूशन पेपर, अगर किसी भी चीज में समस्या आ रही है आप सभी को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।